अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 226। इस नंबर का रिश्ता देश की हिंदी पट्टी के राज्यों से है जिनके पास देश की सत्ता की चाबी है। हिंदी हार्टलैंड को एक बार फिर से जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी अश्वमेध यज्ञ जारी है। इस सिलसिले में आज उन्होंने हरियाणा में रियल टू राजस्थान में वर्चुअल सभा की। वहीं राहुल गांधी भी हिंदी पट्टी को जीतने की खातिर सबसे बड़े सियासी अभियान पर हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल की न्याय यात्रा से बिहार यूपी में कांग्रेस का चुनावी ग्राफ बढ़ पाएगा या फिर 2024 में भी मोदी का ही जलवा कायम रहेगा। यहाँ पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है, तो फिर ये कैसा विकास हो? क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 पार वाला नारा तभी सच साबित होगा जब वो हिंदी पट्टी के राज्यों में अपने अंक गणित को और आगे ले जाएगी। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना तभी पूरा होगा जब वो हिंदी बेल्ट में कोई चमत्कार कर पाएगी। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही हिंदी भाषी राज्यों को साधने में जुटे हैं। हिंदी पट्टी के राज्य बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कितने अहम हैं, इसे समझने के लिए आपको यहां का अंक गणित देखना होगा। देश में हिंदी बोलने वाले 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां लोकसभा की 226 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को अकेले 178 तो कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे हरियाणा और राजस्थान के जरिए एक ही दिन में हिंदी बेल्ट के 2 अहम राज्यों की राजनीति साधने की कोशिश की, आपको दिखाएंगे। अभी आप उत्तर प्रदेश के चंदौली से आई तस्वीर देखिए, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से यूपी में दाखिल हुई। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष के हाथ में तिरंगा थमाकर यात्रा की औपचारिकता पूरी की। फिर राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली थीम के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। हमले का हथियार राम मंदिर के उद्घाटन में मौजूद मेहमानों को बनाया। अच्छा, राम मंदिर का आपने फंक्शन देखा? आपने देखा होगा, टीवी पे देखा। राम मंदिर में नरेंद्र मोदी आपको दिखे? अच्छा, मुझे बताओ, राम मंदिर के फंक्शन में आपको कोई किसान दिखा? एक किसान दिखा? एक गरीब व्यक्ति दिखा आपको? अमिताभ बच्चन दिखे? अंबानी और अदानी दिखे? हिंदुस्तान के सब अरबपति दिखे? बीजेपी के 2-3 नेता आपको दिखे? आदिवासी प्रेसिडेंट आपको दिखे वहां पे? राष्ट्रपति के लिए जगह नहीं थी, गरीबों के लिए जगह नहीं थी, मजदूरों के लिए जगह नहीं थी, बेरोजगार युवाओं के लिए जगह नहीं थी। मोदी जी के लिए, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए
लाल कालीन लगा हुआ था। यूपी में राहुल की न्याय यात्रा में प्रवेश के वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मौजूद रहना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो चंदौली आ नहीं सके। हालांकि उन्होंने अपना संदेश जरूर भेजा। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा में जुड़ूंगी। तब तक के लिए चंदौली, बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों, पूरी मेहनत के साथ यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और प्यारे भाई बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पिछली बार कांग्रेस को महज एक सीट आई थी और वो सीट थी रायबरेली की, जहां सोनिया गांधी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है रायबरेली से। उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे, जहां स्मृति ईरानी ने उनको चुनाव में हरा दिया था। इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर पर मंदिर के उद्घाटन के बाद माहौल राममय है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिलने की उम्मीद है। – 2019 में यूपी में अपना दल की 2 सीटों के साथ बीजेपी को 64 सीटें मिली थी। दोनों दलों को करीब 51% वोट मिले थे, जबकि बीएसपी और एसपी को 15 सीटें मिली थी। आरएलडी के साथ इस गठबंधन को करीब 39% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट और 6% वोट मिले थे। राम मंदिर के शुभारंभ के बाद 2024 के चुनाव अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर से ही किया था। 80 लोकसभा सीटों वाला सूबा उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए पूरे देश में अकेले 370 सीटों के टारगेट को हासिल करने में बेहद अहम साबित हो सकता है। एसपी बीएसपी में गठबंधन नहीं होने और राम मंदिर की लहर में अब की बार बीजेपी की नजर 2014 में अपना दल की 2 सीटों के साथ मिले कुल 73 सीटों के रिकॉर्ड तोड़ने पर है। नरेंद्र मोदी मिशन यूपी पर एक बार फिर 19 फरवरी को संभल जाने वाले हैं। इस बीच आरएलडी के इंडिया से छिटककर एनडीए में लौटने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अंकगणित और बेहतर होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने भी नुकसान की भरपाई के लिए अब न्याय यात्रा के रूट में बदलाव किया है। राहुल की यात्रा यूपी में कानपुर से झांसी होते हुए मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली थी, लेकिन अब यह यात्रा 21 फरवरी को कानपुर में स्थगित हो जाएगी। 22 और 23 फरवरी को राहुल ब्रेक लेंगे। फिर 24 फरवरी को मुरादाबाद से संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेंगे। क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कोई नीति और एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस का साथ छोड़ने की होड़ के बीच बिहार में उसे किस तरह से संजीवनी मिली है, इसकी तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। अभी आपको हरियाणा के रेवाड़ी लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी और फिर मौका मिलते ही कांग्रेस पर शब्द भेदी बाणों की बरसात कर दी। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने यहां की सभी 10 सीटें जीत ली थी। उन्हें 58% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस का हरियाणा में खाता भी नहीं खुला। हालांकि उसे वोट 28% मिले। कांग्रेस के ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी की सभा में भी जबरदस्त जुबानी तीर चलाए।
कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। हरियाणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तोहफे से वहां की सरकार कितनी खुश है, इसे आप राज्य के गृह मंत्री के शब्दों से समझिए। रेल सेवा का शुभारंभ इस रूप में हुआ है देवियों सज्जनों। अनिल विज ने सोशल मीडिया में लिखा, नरेंद्र मोदी ने जो इस देश के लिए किया है और जो कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां मोदी जी को भगवान की तरह पूजेंगी। रेवाड़ी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। दिल्ली से ही राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। फिर कांग्रेस को कोसने में भी कोताही नहीं बरती। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान का अंक गणित अब की बार भी साधना बहुत जरूरी है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने सहयोगी आरएलपी की एक सीट के साथ सभी 25 सीटें जीत ली। बीजेपी को आरएलपी के 2% वोट शेयर के साथ कुल 60.50 वोट मिले, जबकि कांग्रेस का खाता तो नहीं खुला लेकिन वोट 34% मिले। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में सरकार भले नहीं बना पाई, लेकिन उसे वोट बीजेपी से सिर्फ 2% ही कम मिले। ऐसे में उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदलने की उम्मीद है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने के लिए राजस्थान को ही चुना है। सोनिया को तेलंगाना से भी राज्यसभा जाने का न्योता मिला था, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति के लिहाज से ही रणनीति के तहत राजस्थान का चुनाव किया। दो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान जीतकर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें गंवा दी। ऐसे में उसका जोर इस बार यहां बीजेपी को झटका देने पर है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी के नाम पर बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनाई है, उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो 2019 के नतीजों को दोहराने में कामयाब होगी। राजस्थान का अंक गणित देखने के बाद आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव उनके सारथी बने नजर आए। इस तस्वीर के जरिए दोनों नेताओं ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता दिखाने की कोशिश की। बिहार के कैमूर की किसान न्याय महापंचायत में भी राहुल और तेजस्वी ने हिस्सा लिया और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। राहुल गांधी जी तो ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसी विविधता के हिसाब से आप अपने काम को करते रहिए। आपके पीछे हम मजबूती के साथ हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर जुबानी वार किया तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने भी पलटवार करने में कसर नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार तो खुद एनडीए में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है और केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं।
अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए, तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इस राजनीतिक लड़ाई के बीच बिहार का अंकगणित क्या कहता है, उसे भी देखिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में एनडीए को इनमें से 39 सीटें मिली थी। एलजेपी को 6, जेडीयू को 16 और बीजेपी को 17। एनडीए का वोट शेयर 53% था, तो यूपीए से सिर्फ कांग्रेस को ही 1 सीट मिली, जबकि आरजेडी समेत बाकी दलों का खाता भी नहीं खुला। विपक्षी गठबंधन का वोट शेयर करीब 31% था। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने से कांग्रेस के उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। न्याय यात्रा जब पूर्णिया से गुजर रही थी तो उस वक्त आरजेडी गैर हाजिर थे। यही न्याय यात्रा जब कैमूर पहुंची तो तेजस्वी यादव इस न्याय यात्रा में शामिल हुए। हालांकि इससे कांग्रेस के उम्मीदवारों का निश्चित रूप से आत्मबल बढ़ा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो पाएगी? क्या उनके जीत के ग्राफ में कोई बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अंकगणित को आपने देख लिया। अब हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों की तस्वीर भी देखिए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की। यहां उसे 69% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली। हालांकि वोट 27% मिले। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। यहां भी बीजेपी ने सभी 5 सीटें जीती थी और उसे वोट मिले थे 61%, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। हालांकि उसे वोट मिले 31%। दिल्ली में 7 सीटें हैं। यहां भी बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीती थी। दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर था 57%, जबकि कांग्रेस को 0 सीट और वोट मिले 22.5%। वहीं आपका भी खाता नहीं खुला और उसका वोट शेयर था 18%। चंडीगढ़ की इकलौती सीट भी बीजेपी ने जीती। यहां उसे वोट मिले 51%, जबकि 40% वोट के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 28 सीटें मिली और वोट शेयर था 58%, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और उसका वोट शेयर था 34.50%। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 9 सीटें मिली और वोट मिले करीब 51%, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली और उसका वोट शेयर था 41%। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में सहयोगी एजेएसयू की 1 सीट के साथ बीजेपी को 12 सीटें मिली। एजेएसयू को 4% वोट और बीजेपी को 51% वोट मिली। वहीं यूपीए में जेएमएम को 1 और कांग्रेस को भी 1 सीट मिली। दोनों दलों का मिलाकर वोट शेयर था 32%। राम लहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से बीजेपी को 2024 में हिंदी पट्टी के राज्यों में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस का जोर बीजेपी के ग्राफ को नीचे गिराने पर है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी हार्टलैंड में जिसका पलड़ा भारी होगा, सत्ता का ताज भी उसी के सिर सजेगा। हिंदी पट्टी सत्ता की गारंटी कैसे है, इसे आप देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक से भी सुन लीजिए। हिंदी पट्टी की बात इसी के लिए होती है, अगर आप हिंदी पट्टी के राज्यों के लोकसभा के सीटों की संख्या को गिनेंगे तो संख्या बहुत बड़ी है। अगर हम यूपी की बात करें तो 80 सीटें हैं, बिहार की बात करें तो 40 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में आए तो 29 सीटें हैं। अगर आप बगल में झारखंड चले जाएं, वहाँ 14 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ 13 सीटें हैं। तो आप सारे हिंदी पट्टी राज्यों को अगर जोड़ लें, मैं हिमाचल, उत्तराखंड, इस राजस्थान में 25 सीटें हैं, तो जब तमाम हिंदी पट्टी राज्यों के सीटों की संख्या देखेंगे तो संख्या बहुत बड़ी है।